गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। भारतीय ऑनलाइन क्लास की एजीवाई क्लास में मैं हिमांशु शर्मा एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। तो बच्चों, पिछली क्लास में हम पढ़ रहे थे कातरा के बारे में। कातरा में हमने उसका वैज्ञानिक नाम, उसका वर्गीकरण, उसके पोषक पादप, उसका क्षति और महत्व, ये पॉइंटों पर हम डिस्कस कर चुके थे। तो शुरू करते हैं अगला कीट। अगला कीट है अपना सफेद लट, व्हाइट गर्ल। सफेद लट, इसको बोलते हैं व्हाइट ग्रब। तो सबसे पहले वो सिस्टम अपना वैज्ञानिक नाम, इसका वैज्ञानिक नाम होता है होलोट्रेकिया कॉन्सेगुनिया। होलोट्रेकिया कॉन्सेगुनिया, ये इसका जूलॉजिकल नेम है, वैज्ञानिक नाम है। ये पद वंश को, ये पद जाति को दर्शाता है। दोनों को अपन ने सेपरेटली अंडरलाइन किया। ठीक है, सिंपल है, होलोट्रेकिया कॉन्सेगुनिया। फिर बात करते हैं इसके वर्गीकरण की। तो बच्चों, पिछली बार वर्गीकरण देखा था अपन ने, जो कीटों का वर्गीकरण होता है उसमें संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश, जाति, ये 6 चीजें अपन को करनी पड़ती है। तो कंटिन्यू करते हैं। संघ, पहले बात की थी, संघ कीटों का कौन सा होता है? आर्थ्रोपोडा। फिर बात करते हैं वर्ग की। वर्ग है इंसेक्टा। फिर बात करते हैं गण की। यहां गण चेंज आएगा, गण ही, गण और कुल ये कीटों के चेंज होते हैं। इसका गण होता है कैलियोप्टेरा। कैलियोप्टेरा। फिर बात करते हैं कुल की। तो इसका जो कुल होता है वो है मेलेलोनिथ। फिर बात करते हैं इसके कुल की। इसका जो कुल होता है वो है मेलेलोनथिडी। मेलेलोनथिडी। फिर बात करते हैं इसके वंश की। वंश और जाति का नाम हम नाम के अंदर मेंशन कर चुके हैं। तो वंश हो गया इसका होलोट्रेकिया, और जाति हो गई इसकी कॉन्सेगुनिया। ये हो गया इसका वर्गीकरण। ये देखो, ये दो कॉमन सब में आएगी, ये नाम में लिखा हुआ आएगा, आपको अलग से केवल ये दो चीज आते हैं। ठीक है, तो ये था इसका वर्गीकरण। ठीक है, अब शुरू करते हैं इसके लक्षणों की। तो जो सफेद लट होता है, इसको पिक्चर आपको दिख रही है, देखो सफेद जो लट होता है, आपने देखा, इसका डायग्राम देखा आपने। अब बात कर रहे हैं इसके लक्षण की। इसके जो लक्षण होते हैं वो प्रौढ़, जो इसका वयस्क कीट होता है, उसका शरीर काले भूरे रंग का और लगभग 18 mm लंबा और 7 mm चौड़ा होता है। तो डायग्राम आपने इसका देखा। अब बात कर रहे हैं इसके लक्षण की। इसका जो वयस्क कीट होता है वो लगभग 17 से 18 mm लंबा और लगभग 7 mm चौड़ा
7 mm चौड़ा होता है। शरीर वही कीटों के अकॉर्डिंग सिर वक्ष को उधर 3 भागों में बटा होता है। इस कीट के अंदर 2 जोड़ी पंख पाए जाते हैं, जिसमें आगे वाले पंख मोटे होते हैं, और जब ये सामान्य रिलैक्सेबल विश्राम अवस्था में होता है तो ये पश्च जोड़ी पंख होते हैं, वो इसके पूरे शरीर को ढक के रखते हैं। तो 2 जोड़ी पंख हो गए, आगे वाले पंख मोटे होते हैं जो रिलैक्सेबल स्टेज के अंदर इसके पश्च जोड़ी पंखों को ढके हुए रखने का कार्य करते हैं। फिर बात करते हैं सफेद जो लट होती है वो एक्चुअल में कलर वाइज सफेद होती है, इसलिए उसका नाम सफेद लट दे रखा है। इसका जो सिर होता है वो गहरे भूरे रंग का होता है, और इसका जो जबड़ा होता है वो ब्रॉड, बड़ा मोटा और मजबूत जबड़ा होता है। जो सामान्य शिशु अवस्था होती है उस लट की लंबाई 10 से 12 mm इसकी लंबाई होती है, और चौड़ाई होती है 2 से 3 mm। यह है शिशु लट की बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं आगे, इसका जो लट का शरीर होता है वो अंग्रेजी के कैपिटल सी के समान, देखो डायग्राम में देखो, यहां देखो, इस टाइप का सा इसका शरीर होता है, जो देखने पर अंग्रेजी के सी अक्षर के समान दिखाई देता है। तो ये इसके सामान्य लक्षण है। अब बात करते हैं इसके पोषक पादप की। पोषक पादप मतलब इसको पोषण किन किन पौधों से प्राप्त होता है। तो खरीफ के सीजन में पाई जाने वाली जितनी फसलें होती है, जैसे मूंगफली है, बाजरा है, मिर्च है, गुआर है, मूंग है, चौला है आदि, ये सारी फसलें इससे इफेक्टेड होती है। मूंगफली, बाजरा, मूंगफली, बाजरा, मूंग, मिर्च, गुआर, ये फसलें मूल रूप से जो खरीफ की फसलें हैं वो इन्फेक्टेड है। इसके अलावा सब्जियां, लगभग सब्जियां इससे प्रभावित होती है। फिर बात करते हैं फल वृक्ष भी इससे, जो फलों के पेड़ है वो भी इससे प्रभावित होते हैं, ठीक है। तो फल और फूल ये भी इससे प्रभावित होते हैं। इसका जो भ्रंग होता है, भ्रंग मतलब कीट, इसका जो भ्रंग होता है वो भ्रंग जो होता है, कीट बीटल बोलते हैं भ्रंग को, ये नीम, खैर, सेंजना, नीम, खैर, सेंजना, जामुन, बबूल, खेजड़ी, इन फलों को पर परपोषी के रूप में रहता है। इसका जो भ्रंग होता है, इसका जो भ्रंग है वो नीम, खैर, बबूल, खेजड़ी, जामुन जैसे जो पेड़ होते हैं वो के परपोषी वृक्ष हैं। वो इस भ्रंग के लिए सारे के सारे परपोषी वृक्ष है। तो हमने बात की इसके पोषक पादप, तो इसमें आप देखो इसने लगभग सभी प्रकार के पादपों को संक्रमित कर रखा, सभी पादपों को ये नष्ट करता, प्रभावित करता है, ठीक है। फिर बात करते हैं अगला पॉइंट, क्षति एवं महत्व, मतलब इससे लॉस कितना होता है, इंपॉर्टेंस क्या रहती है। तो ये जो कीट है ये धरातल पर रहने वाला कीट है, भूमिगत, क्योंकि लट है तो लट ज्यादातर रेंगकर चलती है। तो इसकी लटें फसलों के साथ साथ सब्जियों के साथ साथ जो नर्सरी के प्लांट्स होते हैं उनको भी इंफेक्टेड करती है। ये मिट्टी के द्वारा उनकी जड़ों में प्रवेश कर जाती है, जड़ों को खाती है, जड़ों को खाकर पादप को खोखला कर देती है। जो इसके गर्भ होते हैं, छोटी लटें होती है, वो सड़े गले पदार्थ खाती है,
और उसके बाद में ये जड़ों को खाना प्रारंभ करती है। फिर जड़ों को धीरे धीरे खाकर ये पौधे को खोखला कर देती है, जिससे पौधा सूख जाता है। हल्का सा पुश करने पर, उखाड़ने पर पौधा उखड़ जाता है। इस कीट के अधिक प्रकोप की अवस्था में संपूर्ण फसल ही पूरी तरह नष्ट हो जाती है, यानी 100% तक क्षति हो जाती है। पादपों के अंदर जड़ें होती है वो दो प्रकार की होती है। एक होती है झकड़ा मूल, झकड़ा मूल, और एक होती है मूसला मूल। झकड़ा मूल और मूसला मूल। तो इस कीट का जो संक्रमण होता है वो मूसला मूल पर ज्यादा होता है। कारण क्योंकि ये पूरा वन पीस के रूप में चलता है। यहाँ पर ये सिंगल ये मूल का पार्ट सीधे तने से जुड़ा होता है। एक बीजपत्री पादप जैसे बाजरा है, इनके अंदर इस टाइप का, और मूंगफली है या बड़े पेड़ होते हैं उनके अंदर इस टाइप का, तो ये ज्यादा इससे प्रभावित होते हैं। तो सफेद दट विभिन्न फसलों में लगभग 20 से 100% तक नुकसान पहुंचाती है। तो इसका आर्थिक नुकसान बहुत ज्यादा है। कातरा के समान यह भी पूरी फसल को नष्ट कर सकती है। तो ये था इसका क्षति और महत्व। अब करते हैं आगे। ये जो लट होती है, सफेद लट होती है, ये फसल को सबसे ज्यादा नुकसान ये अपने जीवन चक्र की जो थर्ड स्टेज होती है, एक नोट करने की बात है, तृतीय अवस्था, अपने जीवन चक्र की थर्ड स्टेज में, और लगभग ये आती है कौन से महीने में? अगस्त महीने के अंदर इसकी तृतीय अवस्था आ जाती है, और उस समय ये सबसे ज्यादा फसल को प्रभावित करती है। इस अवधि के अंदर ये लट पूरी तरह विकसित हो जाती है, और लट के साथ साथ ये भृंग भी बहुभक्षी होता है। बहुभक्षी मतलब ये पत्तियों को भी खाता है, ये फूलों को भी खाता है, ये छाल को भी खाता है, ये टहनियों को भी खाता है, ये शाखाओं को भी खाना चालू करता है। और फल वृक्षों में सबसे ज्यादा जो फल होते हैं वो बेर, इससे ज्यादा प्रभावित होते हैं। बेर, बोर जो बोलते हैं इसे, वो इन भृंगों के द्वारा सर्वाधिक प्रभावित होते हैं, सर्वाधिक इससे नुकसान होता है। तो ये थी इसकी क्षति। तो हमने देखा ये पूरी फसल को 20% से लेकर 100% तक नष्ट करता है। कातरा के समान इसका भी इन्फेक्शन रेट बहुत ज्यादा है। अब चालू करते हैं अपन इसका जीवन चक्र। तो अब शुरू करते हैं जीवन चक्र। तो जो कीट का जीवन चक्र है वो कातरा के लगभग समान सा है, बस फर्क क्या है वो देखते हैं। इसका जो कीट होता है वो भी पहली भारी वर्षा कौन सी? जो मई या उसके आसपास बरसात होती है, वो भारी वर्षा, उस भारी वर्षा के अंदर इसके जो वयस्क कीट होते हैं वो धरातल से लगभग रात्रि को 7:30 से 8 के बीच में, मई के आसपास वर्षा में 7:30 से 8 रात्रि में कीट बाहर निकलता है। ध्यान देना, मई से पहले की बरसात में ये कीट बाहर नहीं निकलता, क्योंकि उस समय ये सेक्सुअली लैंगिक रूप से विकसित नहीं होता है। तो जैसे ही ये कीट बरसात में बाहर निकलता है तो मादा कीट नर कीट के साथ मैथुन क्रिया करती है, और मैथुन क्रिया करने के बाद 2 से 3 दिन में मिट्टी के भीतर, मैथुन क्रिया के बाद 2 से 3 दिन के बाद मिट्टी के भीतर मादा कीट अंडे देती है। और कीट अंडे कहाँ देती है? लगभग
10 से 15 सेंटीमीटर गहराई में मिट्टी में अंडे दिए जाते हैं। कातरा के अंदर अंडे पादप की पत्ती की निचली सतह पर दिए जा रहे हैं। उसके अंदर जो कीट थे वो अंडे थे 1500 थे। इसमें मादा कीट 50 से 60 अंडे देती है। मादा कीट 50 से 60 अंडे देती है। एक मादा जो कीट होती है वो मादा कीट 30 से 50 दिन तक जीवित रहती है। ये तो अंडे देती है और इसका जो आयुकाल होता है वो 30 से 50 दिन का इसका आयुकाल होता है। यानी इतने दिन के आयुकाल में ये 50 से 60 अंडे तक दे देती है। अंडों का जो हैचिंग पीरियड होता है, ऊष्मायन काल होता है, वो होता है 7 से 13 दिन। ऊष्मायन काल 7 से 13 दिन। ऊष्मायन काल किसे कहते हैं? अंडा टूटेगा, उसके बाद उसमें से लार्वा बाहर निकलता है। उस अंडे को लार्वा में बदलने के बीच का समय होता है, उसको बोलते हैं हैचिंग पीरियड या ऊष्मायन काल कहते हैं। तो वो 7 से 13 दिन का होता है। इसकी जो लटें होती है वो जुलाई से अक्टूबर के बीच में ज्यादा सक्रिय रहती है और उसके बाद में ये मिट्टी में 40 से 70 सेंटीमीटर गहराई के अंदर जहां नमी होती है वहां पहुंचकर ये कोकून में बदल जाती है। कब की बात है? जुलाई से अक्टूबर के बीच में एक्टिवेट है और उसी समय क्या करती है, उसके बाद में ये 40 से 70 सेंटीमीटर गहराई के अंदर, यानी गहराई के अंदर क्या पहुंच जाएगी, इसकी लटें पहुंच जाती है। लटें 82 से जो इसका ऊष्मायन हो गया, जो लट यानी लार्वा जो होता है, लट का जो कोशिक काल होता है वो 82 से 113 दिन का होता है। लट का जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है, जो लट काल समय होता है, वो होता है 82 से 113 दिन का होता है। कोशिक अवस्था के अंदर 2 से 3 सप्ताह के बाद ये भ्रंग में या कीट में बदलता, लार्वा कीट में बदल जाता है। तो ये आपने देखा अभी कि कैसे ये विकास करता है। और ये जो भ्रंग होता है ये मिट्टी के अंदर 1 मीटर गहराई के अंदर निष्क्रिय अवस्था में पड़ा रहता है। इस कीट का संपूर्ण जीवन चक्र होता है वो 129 से 150 दिन में। जीवन चक्र 129 से 150 दिन के अंदर कंप्लीट होता है और 1 साल में इसकी केवल 1 पीढ़ी ही होती है। तो ये बेसिक था इसका कि सबसे पहले क्या देखा आपने कि जो कीट होता है वो 10 से 15, तो ये बेसिक होता है। तो अपन ने देखा कि कीट मैथुन क्रिया के बाद 10 से 15 सेंटीमीटर गहराई के अंदर अंडे देता है। मादा वहां 50 से 60 तक अंडे देती है अपने होल लाइफ में। मादा का जो आयुकाल होता है वो 30 से 50 दिन का होता है। फिर उसके बाद में अपन ने देखा कि अंडों का जो ऊष्मायन काल होता है वो 7 से 13 दिन का होता है। उसके बाद जो लट का हैचिंग पीरियड है, लट काल होता है, वो होता है 82 से 130 डेज, 82 से 113 दिन का। और कीट का संपूर्ण जीवन चक्र होता है वो 129 से लेकर 150 दिन का होता है। तो ये था बेसिक इसका जीवन चक्र। इन सब क्रियाओं के बाद में ये वापस सक्रिय होकर फसलों को संक्रमित करना प्रारंभ कर देता है। तो अब बात करते हैं आगे प्रबंधन की। प्रबंधन की प्रक्रिया वैसे ही 3 प्रकार की होती है, सस्य प्रबंधन, जैविक प्रबंधन और रासायनिक प्रबंधन। लेकिन इसके अंदर मोस्टली सस्य प्रबंधन और रासायनिक प्रबंधन प्रभावी होता है। तो देखते हैं सस्य प्रबंधन। तो बरसात के मौसम में जो पहली अच्छी बारिश होती है उसके बाद रात के समय प्रकाश पाश जो उसमें आया था, सस्य प्रबंधन के अंदर प्रकाश पाश और इसे नया आ गया फिरामोन। फिरामोन पाश का प्रयोग करके इसको नष्ट कर सकते हैं। फिरामोन पाश क्या होता है? प्रकाश पाश मैंने आपको पहले बताया। फिरामोन क्या होता है? कीटों का जो कीट होता है, कीट का जो
उदर का अंतिम भाग होता है। इसमें विशिष्ट फिरामोन ग्रंथि या स्टेंट ग्रंथि पाई जाती है और इससे निकलने वाला स्राव इसी जाति के कीटों को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। तो हमें सफेद लट का जो फिरामोन है, जो मार्केट में आर्टिफिशियल मिलता है, उस रसायन को लाकर उसको हम किसी जो इस कीट को नष्ट करता है उस क्षेत्र में लगा देते हैं। जैसे ये अपना खेत है, यहाँ पर हमने चिपकने वाले पेड़ लगा दिए, ठीक है। अब इनके ऊपर हमने फिरामोन का छिड़काव कर दिया, तो क्या होगा, कीट इन चिपकने वाले पेड़ के पास फिरामोन के कारण अट्रैक्ट होगा और इस पर चिपक जाएगा। तो ये बहुत अधिक मात्रा में चिपक जाते हैं और संख्या को कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये होता है फिरामोन पास। फिर बात कर रहे हैं आगे, तो ये जो फिरामोन पास और प्रकाश पास वाला काम है, ये टाइम ड्यूरेशन होती है इसकी, ये रात्रि में 8:30 से 11:30 के बीच में ही करना चाहिए, क्योंकि इसी टाइम पर कीट के बाहर निकलने की संभावना होती है। और ये रेगुलर 7 से 8 दिन तक चलने वाला प्रोग्राम होता है। एक दिन चलकर इस काम को पूरा नहीं कर सकते, जब तक इसको पूर्णतः कीटों नष्ट न करे तब तक ये रुकना नहीं चाहिए। और इस काम के अंदर केवल इस काम को करने के लिए केवल इस खेत वाला किसान ये काम नहीं करे, ये सब मिलकर करें। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, जितने भी आसपास खेत है वो सब मिलकर करेंगे, तो ही ये प्रक्रिया कैसी होगी, प्रभावी होगी। अन्यथा इस खेत से तो मुक्ति मिल गई, लेकिन इस खेत के अंदर कीट होंगे तो वो इस खेत से वापस कुछ समाज में इसमें ट्रांसफर हो जाएंगे, तो उसका कोई औचित्य नहीं रहता है। और कीटों को अंडे दिए जाने से पहले, मतलब जब कीट अंडे देते हैं तो उससे पहले उनको नष्ट कर देना आवश्यक होता है, क्योंकि अंडे देने के बाद में वो आसानी से कंट्रोल नहीं होते हैं। तो सस्य प्रबंधन केवल कार्य कुशलता के आधार पर ही कंट्रोल करने का एक प्रोसीजर होता है। फिर बात करते हैं इसकी रासायनिक प्रबंधन की। तो इसकी जो रासायनिक प्रबंधन है तो वो फसलों के अकॉर्डिंग होती है। जैसे मूंगफली की जो जुताई करते हैं तो उस समय 80 किलो बीज को 2 लीटर क्लोरोपाइरिफास 20 ईसी या क्विनोलफॉस 25 ईसी के कीटनाशी के अंदर मिक्स करके या उसे उपचारित करके उसके बाद में उसकी बुआई करनी चाहिए। वापस सुनिए, मूंगफली की जो जुताई करते हैं उस समय मूंगफली के बीजों को जो 80 किलो बीज होते हैं उनको 2 लीटर क्लोरोपाइरिफास 20 ईसी या क्विनोलफॉस 25 ईसी के घोल के अंदर उसको क्या करना चाहिए, उपचारित कर देना चाहिए। वर्षा ऋतु जब भी हो तो उससे पहले खेत के अंदर जितने पेड़ लगे हुए हैं उन पेड़ों के ऊपर 4 ग्राम कार्बोरिल या 1.25 mm मोनोक्रोटोकॉस को 1 लीटर पानी में घोलकर उसका छिड़काव कर देना चाहिए, ताकि कीट अगर वृक्षों को भी प्रभावित करे तो वो उनको नहीं कर पाएगा। इसके बाद फसल में लट के इफेक्ट को रोकने के लिए जो अपना फोरेट है, सिंपल चीज होती है, जो फोरेट है उसको 10% कण या क्विनोलफॉस 5% कण या कार्बोफ्यूरॉन 3% कण को 20 से 25 किलो प्रति हेक्टेयर में क्या कर देना चाहिए, बुरकाव कर देना चाहिए। वो करना कैसे चाहिए, लाइन टू लाइन करना चाहिए। तो ये ऐसी तरीके हैं जिससे हम फसल को उगाने से पहले कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर फसल तैयार हो जाए और उसके बाद में अगर संक्रमण हो तो उसको कंट्रोल करने के लिए 4 लीटर क्लोरोपाइरिफास 20 ईसी को प्रति हेक्टेयर की दर से सिंचाई के पानी के साथ मिलाकर पौधों को में स्प्रे कर देना चाहिए, जिससे अगर फसल के ऊपर संक्रमण है तो वो रसायनों से कीट नष्ट हो जाए। तो ये वो तरीके हैं जिससे हम खेत में इन सफेद लट के प्रभाव को कम कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने कातरा का जीवन चक्र और सफेद लट के जीवन चक्र के बारे में, सफेद लट के संपूर्ण जीवन चक्र के बारे में हमने जानकारी ली है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके पीडीएफ और नोट्स आपको मिल जाएंगे। आप इनको वीडियो को देखकर उन नोट्स को पढ़कर उसको अपनी नोटबुक में मेंशन कीजिए, ठीक है। फिर अगली बार अपन नए टिप के साथ मिलते हैं, बने रहिए साथ।